हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर वगैरह तो मैं पढ़ाता ही रहता हूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि स्टैटिक पोर्शन भी अपन देखेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन भी कुछ ना कुछ कवर होते चला जाए। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, दैट इज WTO। हो सकता है कि मैं इसके ऊपर में एक सीरीज बनाऊं पूरी, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है उसके ऊपर में, जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना, जैसे WTO हो गया या फिर आपका हो गया IMF या फिर वर्ल्ड बैंक। ऐसे तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड के लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे मित्र राष्ट्र सब शामिल हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और अगर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर में या किसी भी एग्जाम के अंदर में, तो आप उसको इजीली टैकल कर सको, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो जैसा कि हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन। एक बार प्लीज यार सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे देखते हैं बट शेयर नहीं करते हैं, और वो सबसे मुझे खराब लगता है। यार इतना मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ, अकेले अपलोड करता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट जो होता है ना, वो आप दिखाओ यार। एटलीस्ट शेयर करो कि जल्दी से जल्दी चैनल जो है मोनेटाइज हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। खैर, मैंने बोल दिया, अब आपकी मर्जी। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नाम में ही है विश्व व्यापार संगठन। यानी विश्व के द्वारा यानी वर्ल्ड के द्वारा जो भी व्यापार किए जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण रखना ही WTO का प्राइमरी काम है। और इस संगठन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब हमारा व्यापार बढ़ा, जब हम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं हम लोग का व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। तो व्यापार बढ़ता है तो कई बार क्या होता है कि कई ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं कंट्री के बीच में, जो मे बी किसी वॉर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एक टॉपिक सुना होगा, दैट इज जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां से थोड़ी चीजें मैं हट के बता रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स आज बहुत ही एक मतलब टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिए, और अगर आप इसके बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जियो पॉलिटिक्स क्रिएट हो सकता है जियो इकोनॉमिक्स से, और जियो इकोनॉमिक्स भी क्रिएट हो सकता है जियो पॉलिटिक्स से। तो एक दूसरे पे हैम्पर हो सकता है ये दोनों, जिसके कारण से कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं। और अल्टीमेटली जो उसका परिणाम निकलेगा वो क्या निकलेगा कि जो उस कंट्री के लोग होंगे उनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे डिस्प्यूट को जब ना हो, कोशिश यही था कि कोई भी ऐसे डिस्प्यूट आगे ना हो, इसलिए इसका गठन किया गया। अब क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है इसके सिद्धांत, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ओके, तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूं पहले एक्सप्लेनेशन के लिए। अपन आज अच्छे से समझेंगे इस चीज को, क्योंकि WTO पे ना क्वेश्चन यूपीएससी जो है बहुत बार पूछ चुका है, मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में। तो अगर आप WTO के फंक्शंस वगैरह समझते हो, IMF के फंक्शन वगैरह समझते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। तो GS पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन। तो वर्ल्ड बैंक, सॉरी माफ कीजिएगा, WTO जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, आराम से समझिए कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक सरकार, किसी एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार ने मिलकर कुछ बनाया, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी जहां पे दो या दो से अधिक कोई भी सरकार है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब WTO में तमाम तरह की सरकारें जाती हैं अपना प्रॉब्लम रिसॉल्व करने के लिए, जैसे भारत सरकार हो गया, US की सरकार हो गया, कनाडा की सरकार हो गया, आपका फिर ऑस्ट्रेलिया की सरकार हो गया। तो ऐसे तमाम तरह के जो अन्य राष्ट्र के जो गवर्नमेंट है वो जाते हैं अपने डिस्प्यूट्स को लेकर। तो इसीलिए इस जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया, इसको कहा गया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या WTO वास्तविकता में शुरू से WTO था? नहीं, देखिए 1948, याद रखिएगा, टाइमलाइन भी साथ में कवर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप टाइमलाइन के साथ पढ़ते हो ना, तो चीजें थोड़ी सी बेहतर समझ में आती है और क्लियर होता है कि हाँ भाई चीजें कैसी हुई।
क्योंकि मैं यार जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, तुरंत कंप्लीट कर दूंगा, इंपॉर्टेंस बना दूंगा, कोई मैजिक दे दूंगा, तो हो सकता है कि आप बहुत खुश हो जाओ कि हाँ भाई सर ने तो 5 मिनट में ही सेशन कंप्लीट कर दिया। बट ये 5 मिनट की बात नहीं है, ये बात है समझने की। जब तक आप अच्छे तरीके से चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आप लिख नहीं पाओगे। और जितना ज्यादा कंटेंट आपके पास होगा उतना अच्छा आप लिख सकते हो कॉपी के अंदर में। ओके, किसका कॉल है? ओके, बाद में बात करूंगा इससे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। उसके बाद एक मराकेश एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया WTO से, और 1 जनवरी 1995 के अंदर में एस्टैब्लिश हो गया आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कभी पूछ दे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम क्या था, तो क्या बोलोगे आप? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? 1948 के अंदर में। तो याद रखना यहाँ 2 टाइमलाइन है। ओके, वो 2 टाइमलाइन क्या है कि 1948 के अंदर में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को साइन किया गया। दूसरा एक बार फिर 1994 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको मारेक्स ऐसी कुछ बोलते हैं यार, एग्रीमेंट कहा जाता है, जो रिप्लेस किया गेट को किससे? WTO से यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और 1 जनवरी 1995 के अंदर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू कर दी। स्टार्टिंग में जब गेट बनाया गया था तो यहां पे मेंशन नहीं है, बट मैं मेंशन कर देता हूं कि 128 मेंबर स्टेट ही थे इसमें शामिल। लेकिन वर्तमान में कितने मेंबर स्टेट शामिल हैं साथियों? 164। ठीक है, याद रखना ये सब चीज बेसिक है। अगर बेसिक चीजें पकड़ के चलते हो ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। और ये 164 मेंबर स्टेट क्या है? ये आपका 98% कवर करते हैं ग्लोबल जीडीपी को। ठीक है, तो एक तरह का जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे विश्व व्यापार को नियंत्रण कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, तो इसके बारे में सिर्फ इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। देखो कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लोगे यार तो बस एग्जाम क्लियर करना है, ऐसा कभी भी पढ़ाई मत करो क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जब पढ़ाई करते हैं, चीजों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती है। और मैं बेहतर तरीके से कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। बस आपको क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और अगर वीडियो भी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो WTO एकमात्र ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है आपका रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन के अंदर, यानी हमारे राष्ट्र के अंदर में जो व्यापार को लेकर नीतियां हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र के अंदर में जो व्यापार को लेकर नीतियां हैं, उनमें एक समझौता बैठाना, उसमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बैठाना, ताकि हम व्यापार को और तेजी से आगे की तरफ लेके जा सके। अब इसके कुछ मूल सिद्धांत है या फिर आप कह लो इंपॉर्टेंस भी। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? ये WTO ट्राई करता है या ये बोलता है कि भैया जी आप क्या करो, आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा मत करो ना कि ये मित्र राष्ट्र है मेरा तो मैं इससे अच्छा व्यापार करूंगा, ये मेरा दुश्मन देश है लेकिन WTO का मेंबर है तो इससे मैं व्यापार अच्छा नहीं करूंगा, इसके लिए कम टैक्स ड्यूटी लगाऊंगा, उस पर ज्यादा लगा दूंगा, उसके साथ व्यापार नहीं करूंगा, उसके चीजों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बहुत तरह के डिस्प्यूट करूंगा क्लियर। तो या फिर अगर उसकी कंपनी मेरे कंट्री में आई तो दुर्व्यवहार करूंगा, अच्छे बिहेवियर नहीं रखूंगा उसके अंदर में, जिसके कारण से वो अच्छे तरीके से काम ना कर सके। तो कई बार ऐसा होता है कि जियोपॉलिटिक्स या आप कह सकते हो पॉलिटिक्स क्रिएट करने के बीच में कई बार ऐसा होता है कि कंट्रियां ऐसे काम करती हैं जिसके कारण से जो बाहरी कंपनियां हैं उनको नुकसान होता है। तो इसका पहला सिद्धांत है कि आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, चाहे आपके डोमेस्टिक के अंदर में मार्केटिंग हो रही हो किसी बाहरी कंपनी के साथ या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो उनके साथ, तो कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए कि उनका सामान सस्ता में खरीद लीजिए और इनका सामान महंगा में खरीद लीजिए, या उनका सामान ही मत लीजिए आप इनका सामान। लेकिन जो भी मेंबर स्टेट है, सीधा समझो कि इस WTO के अंदर में 168 मेंबर स्टेट हैं और 168 मेंबर स्टेट के साथ जब भी आप व्यापार करोगे तो आप कुछ इस प्रकार करोगे कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नजर ना आए। ठीक है,
उसके बाद मोस्ट फेवर नेशन, ये चीज पे मैं भी आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पे अगर आप जानना चाहो कि मोस्ट फेवर नेशन का WTO को टैग भी मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी इस तरह के पॉलिसी लाते हैं लो टैरिफ बैरियर का, कि मानिए एक कंट्री से मैंने लो टैरिफ बैरियर कर दिया बट अनदर कंट्री के साथ हाई टैरिफ बैरियर कर दिया, तो ऐसे तरह का डिस्प्यूट जब भी जहां भी बनता है तो वहां पे कोशिश करता है कि भैया जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। ऐसा करने से क्या होगा कि व्यापार असंतुलित हो जाएगा और इससे आने वाला टाइम में हमको फिर से कोई ना कोई डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। इसलिए आप क्या करो, हर कंट्री के साथ जिसके साथ भी व्यवहार कर रहे हो लो टैरिफ बैरियर रखो, ऐसा टैरिफ बैरियर रखो कि सामने वाला को भी दिक्कत ना हो इस चीज से। उसके बाद नेशन ट्रीटमेंट की बात करता है, यानी अगर आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में जो बन रहे ये है प्रोडक्ट हैं या फिर सर्विसेज हैं, उनको भैया जी जिस तरह आप ट्रीट करते हो, जिस तरह उसको प्रमोट करते हो, उसी तरह आप बाहरी इन्वेस्टमेंट वाले बंदे को भी प्रमोट कीजिए, उनको भी वो सब्सिडीज प्रोवाइड कीजिए। ये नहीं कि हमने कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जिसमें हम लोकल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बाहरी लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो क्या है, रेस्प्रोसिटी। इसका मतलब क्या है साथियों, और मेरे से प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो मुझे माफ कीजिए। इसमें यह कहता है WTO कि लोअरिंग सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी आप क्या करो ना, ऐसा मत करो यार कि जो इंपोर्ट पे आप ड्यूटी लगाते हो ना, टैक्स ड्यूटी लगा देते हो, कभी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हो। डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री भारत में कोशिश करती है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा सस्ते में माल बेच दे हमको, तो उस समय भारत सरकार क्या करती है, डंपिंग ड्यूटी लगाती है अन्य कंट्री के ऊपर में। तो WTO कहता है कि ऐसे ड्यूटीज मत लगाइए जिसके कारण वापस से जो ट्रेड है वो असंतुलित हो जाए। ऐसे ड्यूटीज को किसी भी कंट्री के साथ, जो भी 168 मेंबर कंट्रीज हैं WTO के, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, इन्फोर्सेबल है, यानी अगर आप किसी तरह का ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे कारण डिस्प्यूट क्रिएट हो, उनके लिए परेशानी खड़ा करते हैं, जो भी FDI लेके आता है उसके लिए आप परेशानी खड़ा करते हो, तो ऐसा भी करोगे तो फिर आपके लिए कुछ एक्शन हो सकता है। इसलिए क्या करें, एक स्टेबल और एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनाएं जहां कि लोग आके व्यापार कर सकें। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे आपके लोकल लोगों में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हो जिसके कारण कंपनियां भाग रही हैं। क्योंकि देखो रिसेंटली एक आपने बात सुना होगा कि चाइना, जो मैंने पढ़ाया था चाइना 1+ पॉलिसी, क्यों पढ़ाया आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने लिया है इसके ऊपर में क्लास, चाइना +1 पॉलिसी का। इसमें क्यों मैंने क्या बताया ये था कि चाइना में जो भी कंपनी काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, क्योंकि भैया चाइना में उनको सस्ते लेबर मिलते हैं, साथ ही साथ उनको टेक्नोलॉजी मिलती है। सस्ते लेबर तो हमारे यहां भी हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जो इंफ्रा चाइना प्रोवाइड कर रहा है, वो शायद भारत ना प्रोवाइड कर पाए। इसलिए कंपनी क्या कोशिश कर रही है कि अब चाइना में क्या हो रहा है, कोविड हो रहा है भाई, तुम आए दिन किसी ना किसी से झगड़ते रहते हो, तुम कभी इंडिया के साथ डिस्प्यूट करते हो, कभी तुम जापान के साथ डिस्प्यूट करते हो, कभी तुम ताइवान को अपना बताते हो। ऐसे तमाम तरह के जब डिस्प्यूट करते हो तो इससे एक तरह का अनस्टेबल एनवायरनमेंट बनता है, जहां कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि हम कहीं और जाएं उठ के, जहां पे हमको क्या मिले, सस्ता लेबर मिले और एक अच्छा टेक्नोलॉजी का स्कोप मिले। तो एशिया रीजन के अंदर में सस्ते लेबर और अच्छा टेक्नोलॉजी का स्कोप सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, कि भारत अपने लोकल डिस्प्यूट्स को अगर कम करने की कोशिश करता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाता है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो यहीं पे WTO भी यही बात कहता है कि भाई ऐसा डिस्प्यूट मत क्रिएट करो चाइना जैसा, कि लोग यहां से आपके पास से जाना चाहे, ऐसा काम मत करो। ट्रांसपेरेंसी लाता है, ट्रांसपेरेंसी जैसे मानिए कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में आपने अगर कोई भी बदलाव किया है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर कोई बदलाव किया है, तो वो WTO के साथ जरूर साझा करे, ताकि उसके हिसाब से ही WTO अपनी नीति निर्माण को बना सके। डेवलपमेंट करता है एंड इकोनॉमिक को रिफॉर्म करता है। WTO ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट कब होता है, जब आपका व्यापार होता है, इनोवेशन होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तभी जाके किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है, किसी भी कंट्री का। आशा करता हूं ये जो 7 सिद्धांत हैं WTO के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भैया।
अगर क्लियर हो गया है तो एक बार क्या करो, वीडियो को आप लाइक कर दो, क्योंकि ये 7 सिद्धांत ना और ये 7 इंपॉर्टेंस ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इन्हीं सब चीजों से अगर आपको पता होता है कि इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, देखो हर चीज ऐसा नहीं है कि हर चीज आप पूरा WTO पढ़ लोगे तो एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, कभी भी कुछ ऐसा पढ़ो जो एग्जाम में आ सके, ठीक है। तो वो सब चीजों पे फोकस रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो ये भी पढ़ लेना यार, इसलिए मैंने इसे कराया और पूरे डिटेल में समझाया, कहानी की तरह समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग WTO का। तो जनरल काउंसिल है और जनरल काउंसिल के अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होते हैं। अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे? क्योंकि साल में क्या होता है ना कि 2 बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। अच्छा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको, मैंने बताया कि WTO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सरकार के अंदर में जो भी मिनिस्ट्रीज काम कर रही है, जैसे मानिए हमारे यहाँ क्या काम कर रही है, हमारे यहाँ काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड काम कर रही है, तमाम तरह की मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो मानिए अगर किसी भी तरह के व्यापार का, चाहे वो आपका फार्मा से रिलेटेड हो या फिर रिलेटेड हो किसी भी पॉलिसी के ऊपर में, तो जब भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स होते हैं या उनके थोड़ा सा लो लेवल पे आते हैं वो होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इन सब मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जैसा आप नाम से ही समझ सकते हो कि हर एक देश के जो व्यापार से रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसके जो हेड हैं वो आते हैं इस मीटिंग के अंदर में और एक तरह का संतुलित व्यापार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, ताकि भविष्य में हमारी जो नीति बने इस प्रकार बने कि किसी भी इन्वेस्टर को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो WTO के कुछ एग्रीमेंट्स की बातें कर लेते हैं। तो ये 5 एग्रीमेंट है अभी वर्तमान में। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, एग्रीमेंट ऑफ TRIMS, एग्रीमेंट ऑन TRIPS और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अब पहली एग्रीमेंट की बात करते हैं। इसमें मैंने सारा एग्रीमेंट डिस्कस नहीं किया, आप चाहो तो WTO के साइट पे जाके इन सारे एग्रीमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ उसका चर्चा किया है। पहला एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की मैंने चर्चा की है। देखो इसकी चर्चा मैंने क्यों की, क्योंकि भारत क्या करता है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं ना, सस्ता बेचते हैं भैया, तो वो हमको मांग रहता है कि भैया हमको क्या करो, आप सस्ते दाम पे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसा मत करो कि इतना टैक्स ही लगा दो भाई कि किसान का प्रॉफिट ही ना हो। तो इसलिए हम इन्हें ऐसा एग्रीमेंट बनाया है कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर ट्रेड होगा ना वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, एकदम बोलता है ना कि किसान के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं बनाओ कि दिक्कत हो आगे उससे। इसमें 3 बॉक्सेस हैं, एक है ग्रीन बॉक्स, एक है एम्बर बॉक्स, उसके बाद ब्लू बॉक्स। तो ये 3 तरह के बॉक्सेस है साथियों, आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है कि आप कुछ ऐसा इनोवेशन करते हो, जैसे मानिए मैंने एक फोन बनाया, या फिर मान के चलिए मैंने एक ये बनाया, मैंने चैनल बनाया, उस पर मैंने कई वीडियोस डाले बना के। अब मेरे वीडियोस को उठा कर रीअपलोड कर लेना, जो हो ही रहा है। मैं देख रहा हूं आए दिन कि मेरे वीडियोस को उठा कर रीअपलोड कर लेते हैं, मेरे शॉर्ट्स को रीअपलोड कर लेते हैं बच्चे। तो कोई बात नहीं यार, मैं अभी तक उन पे स्ट्राइक नहीं मारा, मैं चाहूं तो स्ट्राइक कर सकता हूं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में मुझे ऐसा कुछ है कि हाँ भाई स्ट्राइक करना चाहिए। बट कोई ना, अगर उन्हें लेना है तो वो ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि बिना परमिशन के आप ले लो। कुछ लोग मेंशन कर देते हैं तो ठीक है भाई, बिना, कुछ लोग तो हैं जो बिना परमिशन के ले लेते हैं, कहीं पे भी पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम हो जाए फिर आपका ये यूट्यूब हो जाए। तो दूसरे के आइडियाज को, दूसरे के इनोवेशन को जो जब आप कॉपी कर लेते हो ना, तब क्या होता है कि सामने वाला बंदा जो दिन रात भैया मेहनत किया इस चीज के लिए, आप उसके आइडिया को कॉपी कर लेते हो, उस आइडिया को चुरा लेते हो। तो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा कंट्री भी करती है। इस एक कंट्री ने क्या बनाया, कुछ ऐसा मानिए टेक्नोलॉजी बनाया जो जिसकी स्टडी की दूसरे कंट्री ने, और वैसा सेम टेक्नोलॉजी उसने बना लिया। तो ये क्या केस हो गया, ये भैया केस हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। अब ऐसा डिस्प्यूट, अब किसी ने आपका आइडिया चुरा लिया, तो अब तो यहां से चिल्ला के नहीं ना बोलोगे भैया USA जो है ना चोर है,
अब यहां से सारा इंडिया का जो इंडियन सारे जो भारतीय वो खड़े हो जाएंगे छत पे, बोलेंगे तू यूएसए चोर है, तो मे भी वहां तक आवाज ना जाए। तो इस केस में क्या करना रहता है कि WTO में आप जाके इस बात का कंप्लेन कर सकते हो कि इस एग्रीमेंट के तहत ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आप आराम से जाके इसके ऊपर में बात कर सकते हो, अपना WTO के मेंबर्स के बीच में केस रख सकते हो कि भैया सामने वाली कंट्री ने हमारा आइडिया चला दिया। और सबसे बड़ा चोर तो चाइना है, ये सबको ही जानता है। C फॉर चाइना, C फॉर चोर। तो चाइना क्या है, सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने किसी भी आइडिया को चुरा लेता है। क्या अपना कोको कोला का लोगो बदल लिया, कोको कोला में साइन बदल दिया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी कॉपी कर लिया, उसका भी साइन बदल दिया। तो लगातार चाइना बाहर की टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है। अब उसकी टेक्नोलॉजी भले अच्छी हो रही हो, लेकिन पहले तो उसने बहुत कॉपी किया है टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि बाहर की कंट्री को वो अपने टेक्नोलॉजी में आने नहीं देता है। और इधर क्या करता है कि अपना बनाता है सेम चीज को देखकर और लोगो बदल देता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैम्पर हो सकता है, लेकिन बट इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसने हूबहू कॉपी नहीं किया। जब आपके आइडियाज को लोग हूबहू कॉपी कर लेंगे तब जाके आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का WTO को टैग मिला। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मैं इतने डिटेल में करा रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? इतने सारी चीजें मैं करा रहा हूं, एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो कर दो यार। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ तक आपने लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दो। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग क्यों मिला है ये जानने की हम लोग अब चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका WTO है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे काम करता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? पानी पी लेता हूं, गला सूख रहा है, वेट। वीडियो को लाइक करो यार। पता है अभी मैं सोच नहीं रहा हूं लाइव जाने का, क्योंकि लाइव जाने के लिए ना मुझे एटलीस्ट 2 मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी और अभी लाइव जाना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप लोग मोनेटाइज करो तो मैं इसे बड़े लेवल पे लेके जाऊं। बट आप लोग जल्द से जल्द मोनेटाइज करने में हेल्प तो करो मेरी। सेशन देख लेते हैं बच्चे, लाइक कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, उनको सेशन पसंद आता है तो, बट शेयर नहीं करते हैं। शेयर करो यार, एटलीस्ट एक बार व्हाट्सएप पे इतने स्टेटस अगर लगाते होंगे तो एक बार वीडियो का भी स्टेटस लगा दो, ताकि जो जानकारी है वो अन्य लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन की हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे थे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग क्यों मिला है आपका WTO को। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, कि भैया आपको डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। तो जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है ना, तो यानी क्या कर रहा है भैया? मेरे फेवर में बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरे फेवर में बात कर रहा है। इसलिए इसको क्या मिला है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन का टैग मिला हुआ है। और स्टार्टिंग में जब आपका गेट बना था तभी इसको ये टैग मिल चुका था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, कि डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। शुरू से कोशिश किया गया था कि कंट्री कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ट्रेड पार्टनर के बीच में, जिसके कारण कोई भी व्यापार असंतुलित हो। अब एक केस बताता हूं आपको, अगर आपने न्यूज नहीं सुना तो सुन लीजिए। मिंट के अंदर में 2019 के अंदर में 27 जून को एक न्यूज आई। न्यूज क्या आई कि इंडिया जीत चुका है सोलर केस अगेंस्ट US एट WTO 2011 में। अब इसकी हिस्ट्री को जानिए कि केस क्या था। 2011 में क्या हुआ कि जब भारत सरकार के द्वारा नेशनल सोलर मिशन को लॉन्च किया गया, क्योंकि इसको उद्देश्य क्या था कि भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें खुद को पावरफुल बनाने के साथ साथ इतना पावरफुल बनना चाहता था कि वो ग्लोबल लीडर बन सके इसके अंदर में। और भारत अभी भी लगातार प्रयास कर रहा है। अब ये बात हजम नहीं हुई। किसको हजम नहीं हुई भैया? US को। 2013 में US भैया उठते हैं और चले जाते हैं WTO में केस लेके कि हम जहां बात करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, यहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है भारत। अच्छा भैया डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रहा है? जब पूछा WTO वालों ने कि डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रहा है बताओ जरा डिटेल में, तो इसने कहा ना कि डोमेस्टिक सोलर पैनल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ना सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है। जो सब्सिडीज उसके जो बाहर से फॉरेन कंट्रीज आए उनको नहीं मिल रहा है। तब ये मामला आया सामने और इंडिया हार गया। इंडिया यहां पे हार जाता है आपका
उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि वो 2016 के अंदर में कि वो WTO के बहुत सारे एग्रीमेंट से मतलब छूट जाएगा, ब्रिज कर देगा। ब्रिज का मतलब होता है किसी एग्रीमेंट को तोड़ देना, तोड़ देगा और बायलैटरल डिस्कशन की तरफ वो मूव ऑन करेगा। लेकिन 2017 में जब हम लोग ने यूएस से फिर बात किया और यूएस ने क्या किया, बात को नहीं समझा और फिर क्या किया, भारत के ऊपर में सैंक्शन लगा दिए तमाम तरह के। फिर 2018 में क्या हुआ, इंडिया चला गया WTO के अगेंस्ट, कहां में, वाशिंगटन के अंदर में, कैलिफोर्निया, ये सब स्टेट के अंदर में। और क्या कहा कि भैया जी आप जो कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो कि हमको बोल रहे हो कि सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं डोमेस्टिक पैनल इंडस्ट्री को, आप भी तो यही कर रहे हो 8 स्टेट्स के अंदर में। अब बात सामने आ गया, क्योंकि देखोगे ना यार, तो मैं देखो अंतरराष्ट्रीय पढ़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ा मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि कहने को तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका कोई लेना देना ऐसा नहीं होता। ये डिस्प्यूट आप कहता है कि WTO में क्या होता है कि सबसे पहला यहाँ पे था कि एग्रीमेंट ना, कि कोई भी कंट्री के बीच में कितना भी डिस्प्यूट हो जाए आप व्यापार को हाथ नहीं लगाओगे। यहाँ पे एक डिस्प्यूट पे धड़ल्ले से सैंक्शन लग जाता है, धड़ल्ले से कुछ ना कुछ हो जाता है, रातों रात कुछ हो जाता है। तो ये सब संस्थाएं बना दी जाती हैं, काम होता है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हमें इनकी जानकारी लेनी है और एग्जाम में भी लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। बट याद रखो कि WTO के जब अगेंस्ट में, यानी सोचो खुद यूएस अपने ही कंट्री में क्या कर रहा है भैया, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है और हमारे खिलाफ जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में क्या होता था, टेक्नोलॉजी यूएस से बहुत ज्यादा आती थी, तो जिसके कारण से ना उसको हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शुरू से चाहता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, हम रॉब जमाएं, जो शुरू से आज भी वही है। बाइडन था का आप देख सकते हो, बाइडन जी का वही है कि हाँ अपना रॉब जमाएगा। तो उस डिस्प्यूट में क्या हुआ, इंडिया जीत गया आखिर में अगेंस्ट जो WTO का केस था। उसके बाद बहुत सारे रिसेंट इशू हम लोग को फेस करना पड़ा, जैसे कि हम लोग ने चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया, उसको लेके भी चला गया चाइना WTO के अंदर में। तो उस चाइना यहाँ पे साफ साफ प्रूफ कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा कि आप क्या कर रहे हो, डेटा चोरी कर रहे हो, जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कोई बात नहीं हुआ, हाँ केस खत्म हो गया। उसके बाद ऐसे ही हमारा बहुत सारी चीजों में हुआ, जैसे राइस सब्सिडीज को लेके बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ कि इंडिया को सबसे ज्यादा राइस सब्सिडीज दिया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ऐसे डिस्प्यूट होते रहते हैं, इन्हीं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना WTO का काम है। लेकिन आप देखोगे तो अधिकतर डिस्प्यूट, ये सिर्फ मेरा एजेंडा है, अधिकतर डिस्प्यूट बायलैटरल डिस्कशन से ही सॉल्व होते हैं। WTO में बस बात रख दी जाती है, फिर विचार वगैरह होता है। एक है दोहा डिक्लेरेशन, पढ़ लेना यार, पब्लिक हेल्थ को लेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कतर के अंदर में दोहा है, वहां पे जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2001 के अंदर में, तब दोहा डिक्लेरेशन हुआ था। तो आप ये पढ़ लेना पॉज करके। ये स्लाइड कुछ नहीं है साथियों, ये स्लाइड वही है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये वाला जो मैंने मिनट की न्यूज बताई वही है स्लाइड में बता रहा है टोटल कि 2 मेजर एक इश्यू था यूएस के बीच में जो इंडिया जीत चुका था। तो आशा करता हूं WTO को लेकर अब आपके मन में कोई भी तरह का सवाल नहीं होगा, इसके फंक्शंस को लेकर, इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर, इसके तमाम तरह के एग्रीमेंट को लेकर, मोस्ट फेवर नेशन का टैग क्यों दिया गया, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट फेवर नेशन, यूपीएससी में नहीं बोल रहा हूं लेकिन अदर में आ सकता है, या यूपीएससी में भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन अदर एग्जाम में बैंकिंग SSC वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कभी कि मोस्ट फेवर नेशन का टैग किस संस्था को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा WTO। ठीक है, आपको क्या करना है मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में, आपको बताना है कि भारत WTO का सहारा तो लेता है, लेकिन इसी WTO को ज्वाइन करने के बाद हमारे चैलेंजेस भी बहुत बढ़ गए हैं। उन सब चैलेंजेस को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, थोड़ा रिसर्च करना है और जाके लिखना है। क्योंकि अगर मैं हर चीजें करा दूंगा ना तो आप मेहनत नहीं करोगे, मुझे पता है आप मेहनत नहीं करोगे, आप सिर्फ सुन लोगे लेक्चर, बस हो गया आपका। तो आप मेहनत करो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चैलेंजेस जो है थोड़ा सा जाके लिखिए। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अन्य लोगों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।